जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि सूर्य, उसकी क्या पोजीशन है, सूर्य कैसे सिकुड़ रहा है, मंडल कैसे छोटा हो रहा है, मंडल कैसे संकुचित हो रहा है, ये सब हमने लास्ट क्लास में जाना था। अब आगे देखेंगे। बीच समुद्र में पृथ्वी गोल दिखाई देती है। बीच समुद्र में जब हम होते हैं तब चारों तरफ नजर घुमाते हैं। मैंने आपको पहले बोला था, द्वीप के ऊपर आप खड़े हो तो चारों तरफ आपको ऊपर का आकाश ही दिखेगा उतरता हुआ, बराबर? हाँ, चारों तरफ से हमें आकाश ही उतरता हुआ दिखाई देगा। द्वीप में अगर आप खड़े हो या छाता लेकर खड़े हो, क्योंकि छाते की तरह ही हमारी पृथ्वी है। अगर आप छाते के अंदर खड़े हो तो चारों तरफ से कपड़ा उतरता दिखाई देगा। तंबू में खड़े हो तो भी चारों तरफ से कपड़ा दिखाएगा। ऐसे ही द्वीप के ऊपर खड़े हो बीच समुद्र में, अगर आप समुद्र में भी, क्योंकि द्वीप हर जगह से नीचे उतर रहा है। द्वीप हमेशा हर जगह से, आप अगर यहाँ कोने में भी खड़े हो तो यहाँ से नीचे ही उतरेगा, यहाँ से भी नीचे उतरेगा, यहाँ से भी सिर्फ एक जगह छोड़ के, ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ छोड़ के, बाकी सब जगह से द्वीप नीचे स्लोप में ही जाएगा। तो यहाँ बीच समुद्र में अगर आप खड़े हैं तो पृथ्वी आपको चारों तरफ से नीचे उतरती हुई ढलान वाली ही दिखाई देगी। आपको चारों तरफ समंदर का पानी दिख रहा है अगर आप बीच समुद्र में खड़े हो तो। अगर बीच में आते आते कोई द्वीप या टीला आ गया तो ही, नहीं तो आपको पानी ही दिखाई देगा। पृथ्वी गेंद जैसी गोल है। पृथ्वी, अगर आप ऐसा समझो, बलून में या विमान में बैठ के जाने वाले मनुष्य को भी पृथ्वी गोल दिखाई देती है। वास्तविकता ये है कि इस प्रकार पृथ्वी गेंद जैसी नहीं, लेकिन वो ऐसी हो गई साबित। आप ऐसे जाओगे, विमान से जाओगे, विमान तो ऊपर आकाश में जा रहे, विमान में आप नीचे नहीं हो, तो आपको ऊपर से पृथ्वी तो सीधी ऐसी जमीन पे ही दिखाई देगी। एक के बाद एक के बाद एक स्लोप जा रहा है। स्लोप आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि आपको हर जगह से ऊपर का आकाश नीचे उतरता दिखाई दे रहा है। तभी आप ये मानोगे कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो भी मुझे आकाश दिख रहा है। अगर आप नीचे आ गए तो भी आकाश दिख रहा है, तो भी यहाँ आ गए तो भी आकाश दिख रहा है। क्योंकि समुद्र लेवल से भी अगर देखने गए ना, हो सकता है कोई सिटी ऊपर हो, कोई सिटी नीचे हो, कोई सिटी खीण के अंदर हो, कोई सिटी ज्यादा नीचाण वाले भाग में हो। ऐसा होता है क्योंकि जमीन तो उबड़ खाबड़ होगी ही होगी। जमीन में कहीं ना कहीं खड्डा होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। तो जमीन में तो ऊपर नीचे होना ही होना है। आप उस हिसाब से लेवल नहीं तय कर पाओगे। लेकिन सभी नदियों का एक ही तरफ बहना, नीचे की तरफ समंदर की ओर ही बहना, और समंदर का पश्चिम में रहना। आप देख सकते हो, कभी भी समंदर आपको उत्तर में या ऊपर की तरफ नहीं दिखाई देगा। समुद्र का स्लोप भी चारों तरफ से ऐसे ही उतरेगा, ऐसे ही उतरेगा। आप देखोगे, देखिए, ध्यान दीजिए, बराबर नीचे के भाग में ही ज्यादा समंदर है। तीनों भाग में, पृथ्वी के 6 खंड में सबसे ज्यादा समंदर का पानी नीचे के भाग में। ऊपर के भाग में समंदर का पानी गया है, लेकिन कब कहाँ गया है? जो भाग नीचाई वाला है उसी में गया है, बस। आज से आप 1500 साल पहले का मैप अगर चेक करोगे, खाली 4 द्वीप थे, ओनली 4 द्वीप। यूरेशिया साथ में था, यूरोप एशिया दोनों के बीच में अभी समंदर आ गया है। यूरेशिया भी साथ में था, सिर्फ बीच में 4 ही द्वीप थे, जो आज अनगिनत द्वीप आ चुके। इतना सारा पानी अंदर आ गया। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो भेजा था। उन लोगों के कहने के हिसाब से दक्षिण हिंद महासागर में 15,000 मीटर और समंदर अंदर आ गया है। कितना? 15,000 मीटर तक समंदर का पानी अंदर आ गया। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत साल पहले समंदर बहुत पीछे था। दिनों दिन पानी अंदर आ रहा है, पानी अंदर समा रहा है, पानी भर रहा है, और भरत क्षेत्र मतलब 6 खंड की जमीन धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही है, डूब रही है। जैसे पूरी द्वारिका नगरी अंदर डूब गई। आज आपको एक भी द्वारिका महल जो सोने की थी, जो चारों तरफ पानी बना के बनाई गई थी, द्वारिका को सोने की बनाई तो थी, लेकिन कृष्ण ने ज्यादा समय नहीं है, नेमनाथ भगवान के समय का ही वक्त, ज्यादा दूर की भी बात नहीं, हमारे हिसाब से सिर्फ 23वें भगवान।
अभी 24वें भगवान का जो समय चल रहा है ये 23 नहीं 22वें भगवान बस। नमी निमी नेमीनाथ दादा 22वें भगवान है और उसी वक्त कम से कम इसको ऐसा मान सकते कि 60-70 हज़ार साल, बस उससे पहले की बात नहीं है, उससे पहले की बात नहीं। तो उतने साल पहले जब ये बना था, द्वारिका बनाई गई थी, कृष्ण राजा ने बनाई थी द्वारिका, उसको चारों तरफ से पानी से भर दिया गया था और बराबर बीच में द्वारिका सोने की बने। आज द्वारिका नगरी पूरी पानी के अंदर है, पूरी की पूरी अंदर समा गई। इसका मतलब क्या हो गया? पानी अंदर आ गया, ज्यादा पानी, और उनके रहते ही आ गया था, उनके रहते ही आ गया था। द्वारिका तब भी डूब गई थी जब कृष्ण राजा जिंदा थे, है ना? पता है ना? ये 1000 साल की आयु थी तब आयुष्य 1000 साल की थी। नेमिनाथ भगवान का 700 साल का केवली पर्याय है। आप समझ सकते हैं कि तब शरीर की अवगाहना सब कितनी बड़ी होगी। 1000 साल की आयु कोई छोटी नहीं होती। तो उस समय जो बनाई गई वो भी तब ही पानी में डूब गई, क्योंकि पानी अंदर आ रहा है, पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। कब से आ रहा है? तो आज से 50 कोड़ा सागरोपम पहले अजीतनाथ भगवान के समय में सनत चक्रवर्ती हो गए, सगर चक्रवर्ती हो गए। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने पूरी जम्बू द्वीप के नीचे के भाग में जो जम्बू द्वीप की जगती, वहाँ उन्होंने दीवार को खोद के पानी के आने की जगह बना दी थी, बिल बना दिए थे छोटे छोटे खोद के, ताकि लवण समुद्र का पानी अंदर आ सके। तो तब से धीरे धीरे वो छिद्र जो बने उसके अंदर से पानी आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 9 योजन तक का बड़ा मच्छ भी अंदर आ जाता है। इतने बड़े छिद्र हो गए अभी, क्योंकि छिद्र तो धीरे धीरे बड़ा ही होगा ना, पानी के फोर्स से धीरे धीरे छिद्र बड़ा होता जाएगा। तो 9 योजन साइज आप सोच सकते हैं। लवण समुद्र में 9 योजन तक का मच्छ अगर लवण समुद्र का होगा तो वो पानी के फोर्स के साथ वही होल में जो छिद्र है उसके अंदर से अंदर आ जाता है। तो ये जो बात है वो कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और जब भी ये धीरे धीरे पानी आते आज भरत क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा पानी से भर चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि साल की 40 किलोमीटर जितनी जगह, कितनी 40 किलोमीटर जितनी जगह कम हो रही है, जमीन कम हो रही, जमीन घट रही। जमीन घट रही मतलब जो जमीन का स्थान है वो घट रहा है, पानी उसको कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी कवर कर रहा है। पानी कवर कर रहा है। क्षेत्र ऐसे नहीं घटेगा, क्षेत्र अपने आप छोटा नहीं होने वाला है, लेकिन जमीन को ऊपर ओवरले पानी तो आ ही सकता है ना। वही पानी धीरे धीरे सब चीज उतरती जाएगी, बाहर निकलता जाएगा, तो अपने आप वापस पहले आरे में इतने 10 कोड़ा साल एंड में वापस जब पहला आरा आएगा बड़ा वाला 6 5 4 3 2 ऐसे आप उल्टे जाओगे। पहले आरे में वापस जमीन पूरी 526 जितनी योजन जितनी हो जाएगी, खुल जाएगी। वापस वो धीरे धीरे पानी से ढक रही है, वापस पानी उतरता जाएगा और खुलता जाएगा। क्लियर हो रहा है अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे घटते हैं? हाँ, तो ये सिर्फ भरत ऐरावत में घटेंगे, पांचों ऐरावत में। बीच का महाविदेह या उससे पहले का हिमवान क्षेत्र कुछ नहीं होगा, वहां कुछ नहीं बदलेगा, कोने में ही बदलेगा। भरत क्षेत्र को ओवरलैप करके पानी आगे नहीं जाने वाला है। भरत क्षेत्र डूबे और पानी आगे चला जाए ये पॉसिबल नहीं है। बराबर भाई, इसी क्षेत्र में बाद में तीर्थंकर परमात्मा सबको होना है, क्षेत्र नहीं डूबने वाला, लेकिन बहुत सारे नगर शहर जरूर डूब जाएंगे। फिर से वो कुछ ऐसा होगा, कोई चक्रवर्ती उनके पुत्र आए और वो अपने देवी शक्ति से सारा पानी उड़ेल कर बाहर फेंक देंगे। वापस वो जगती जो छेद बनाई गई है उसको वापस भर दिया जाएगा, सारे छेदों को। धीरे धीरे पानी बाहर जाता जाएगा और आरा सुधरता जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, है ना? आओ। तो इस प्रकार से थाली जैसी गोल और सपाट पृथ्वी अगर होती, अब यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए
अगर थाली जैसी गोल और सपाट पृथ्वी होती ऐसी, तो लवण का पानी आता तो पूरी भरत क्षेत्र पूरा पानी में पानी घूम जाता या नहीं घूम जाता? ये सोचो अभी। घूम जाता। अगर ऐसा है ना जैसे तंबू, तभी वो धीरे धीरे पानी चढ़ रहा है ना। हाँ। भरत क्षेत्र में भी धीरे धीरे चढ़ रहा है। यहाँ तक कि जो 150 योजन तक पालीताना शहर है, ये सारे शहर है जो 150 योजन के आसपास ही है किनारे से, वो भी डूबने वाले नहीं है। तो मतलब 150 योजन तक भी पानी नहीं डुबाएगा, बराबर? तो अगर थाली जैसा होता तो पूरा नहीं घूम जाता थाली पे। आप समझ सकते हो, यहाँ पे ही पूरा घूम जाता पानी। जब भी वो खाई खोद के पानी अंदर आया, वो पूरे के पूरे सब जगह घूम जाता। आज हम लोग जो जगह पे जो खड़े, वो होता भी नहीं। 50 कोड़ा सागरोपम हो चुका है उसको। अब तक कोई भी जमीन बचती क्या अगर थाली जैसा होता तो जम्बू द्वीप? कोई जगह नहीं बचती उसके ऊपर, बराबर? इसीलिए हमें पृथ्वी को गेंद जैसी आकाश में भी नहीं मानना है और जमीन पे थाली जैसी सपाट भी नहीं मानना है। दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। बस आगे जाएंगे। किसी भी नाविक या पायलट ने ऊपर उड़ाता विमान हो या पानी में चलता, समंदर में चलती हुई बड़ी बड़ी बोट हो, किसी भी नाविक या पायलट ने ये दावा नहीं किया कि पृथ्वी को गेंद जैसी गोल देखा है। वो तो जब भी चलते हैं ना, सीधे ही चलते हैं। उनको कभी ये नहीं है कि चलो हमको धीरे धीरे चढ़ान पे हम जा रहे हैं। वो फील तो करता ना मशीन। अगर धीरे धीरे चढ़ान पे जाता तो मशीन फील करता कि नहीं करता कि हम लोग चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं? हाँ, एरोप्लेन और ये जो है वो तो फील करता ही करता। आप जब रॉकेट को हवा में छोड़ रहे हो तो ऊपर का डायरेक्शन दे रहे हो, बराबर? बोट या सबमरीन चलते हो, उसको ऊपर का डायरेक्शन दिया जाता है क्या? उनको नहीं दिया जाता। हाँ, आओ, क्या सब घूमते हैं? ये दूसरा क्वेश्चन था, वो भी हमने कल किया था कि सब घूमते हैं। आपको ये पता है कि जब आप ट्रेन में बैठे हो ना, तो बाहर का रोड नहीं घूम रहा है, सिर्फ ट्रेन घूमती दिखाई देती है। ट्रेन आगे, आप पूर्व दिशा में ट्रेन जाएगी तो लोगों को आप पूर्व से पश्चिम जाते हुए देखोगे, बराबर? एक ही चीज घूम रही है, दो चीज नहीं घूम रही है। अगर दोनों घूमती तो आपको कोई भी चीज आप देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। तो पृथ्वी स्थिर है और बाकी सारी चीज घूम रही है। पृथ्वी स्थिर है, बाकी सारी चीज घूम रही है। वो घूमने के कारण आपको वो चीज, सूर्य उदित होता दिख रहा है, माथे पे आता दोपहर को दिख रहा है और शाम को अस्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद 12 घंटे तक वो दिखता भी नहीं, तो घूम रहा है तभी ना। हाँ जी, आज के वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर चंद्र घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। ये भी हमने देख लिया था कि पहले वो तो पृथ्वी को घुमा रहे हैं, पृथ्वी के आजू बाजू चंद्र को घुमा रहे हैं, और ये पृथ्वी चंद्र दोनों मिलके सूर्य को घूम रहे हैं, और पूरा सूर्य भी सारे मंडल को लेके घूम रहा है। कहने का अर्थ ये है, क्योंकि उनको तो हर जगह से कुछ न कुछ खिसकता तो दिख ही रहा है, उनको खिसकता तो दिख ही रहा है। हम भी ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन घूम रही है, तो हमको सामने की सारी चीजें उल्टी खिसकती दिख रही है। दिखती है कि नहीं दिखती? तो क्या जो हम देखते हैं वो सच होती है क्या? अब ये बताओ, हम ट्रेन में बैठे हैं, हमको भी ट्रेन ऐसे जाती दिख रही है, तो सामने का प्लेटफॉर्म लोग सारे उल्टे चलते दिख रहे हैं। अब वो चलते तो है ही नहीं ना। तो जब हम घूम रहे हैं तो हमको सारी दुनिया घूमती हुई दिख रही है, तो हम घूम रहे हैं तो सारी दुनिया घूमती हुई दिखेगी ही दिखेगी। तो आप ऐसे घूम रहे हो, अगर आप ही खड़े हो, मान लो कि ट्रेन खड़ी है और सामने दूसरी ट्रेन घूम रही है, तो वो ही जाती हुई दिख रही है, बराबर? ये भी तो हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि आप खड़े हो और बाकी दूसरी ट्रेन जा रही है, तीसरी ट्रेन जा रही है, लोग चल रहे हैं, तो सारे घूमते हुए दिखेंगे।
तो ये मानना चाहिए कि हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी खड़ी है और बाकी सारी चीज घूम रही है। इसको मानने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे नहीं मान सकते, वो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है कि फॉल्ट ही नहीं आ रही है ये चीज में कि आप उसको नहीं मान सकते। आओ, वैज्ञानिक कहते हैं पूरा ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरफ फैलता जा रहा है। अब उनको तो पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ दिख रहा है। क्योंकि सूर्य कभी अभी अगर आज ये डायरेक्शन में है तो वो पूरी कायनात को लेके ये डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद वो पूरा लेके इस तरफ जा रहा है। उसका जो चलने का जो पाथ है वो भी सिकुड़ रहा है, यहाँ से भी सिकुड़ रहा है, यहाँ से भी। उनको तो पूरा, अब तो आप मानोगे नहीं, जो डिस्टेंस था 5.5 घंटे का, जापान में सूर्योदय होता था, उसके बाद इंडिया में 5.5 घंटे के बाद होता था, और इंडिया के 5.5 घंटे के बाद अमेरिका में उसके भी 5.5 घंटे के बाद होता था। ये जो डिस्टेंस है ना वो भी घट चुका है। कलाक मिनट में भी फर्क आ गया 2000 साल में। विज्ञान ने तो 2000 साल से ही इस चीज को देखा है, और ये 2000 साल के कैलेंडर के हिसाब से अगर वो देखने जाते हैं ना तो आज उनको दिन कुछ मिनट कम मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि और कुछ 2000 साल के बाद अगर आज उनको मिनट और दिन 5 घंटे के फर्क में आ रहा है तो कुछ साल के बाद 4 घंटे के फर्क में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। जो ग्रह घूम रहे हैं वो भी सिकुड़ने के कारण, क्योंकि अगर मंडल अंदर नजदीक आ जाएंगे, मंडल का एरिया सिकुड़ेगा तो सूर्योदय सूर्यास्त जल्दी होगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, इसलिए पहले 5.5 घंटे का डिफरेंस था, वो आज 5 घंटे का हो गया है। समझ में आ रहा है ये बात? दीवारें समानांतर होती है। आप जो भी दीवार बनाओगे, घर बनाओगे, आप वो नापोगे बिल्कुल समान माप से। घर तो बहुत छोटी बात है, आप बड़े बड़े ब्रिज बनाते हो ना, लंबे लंबे 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर ब्रिज बनाते हो ना, वो भी बिल्कुल एक ही नाप से बनाते हो। ये 3-4 किलोमीटर तो कुछ नहीं, जो नहर बनी है तो कितनी बड़ी बड़ी, कितनी लंबी, 2-2 3-3 सिटी को वो कवर करती हुई नहर बनी। बोगदे जो बनते हैं वो सारे कवर करते हुए बनते हैं, वो भी बराबर नाप से ही बनाया जाता है। तो दीवार तो कोई छोटी बात है, दीवार में तो कुछ नहीं है। विमान को गति में आने की आवश्यकता क्यों होती है? हाँ, विमान जब उड़ता है तब स्लो है, फिर धीरे 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 स्पीड में क्यों पकड़ता है? अगर पृथ्वी अपनी धुरी पे 1100 मील प्रति मिनट के दर से घूम रही है तो विमान को तो ऐसे ही उड़ा नहीं, और 1100 मील में तो उससे भी ज्यादा स्पीड में विमान पहुंच जाएगा, बराबर ना? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोल। सु वीडियो क्लियर। एक भूल को छुपाने के लिए दूसरी भूल, क्योंकि एक चीज अगर, ये तो हम खुद भी जानते हैं, हमने अगर एक झूठ बोला है तो उसको छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हमने अगर एक बात गलत बता दी या अज्ञान से बता दी कि ये नहीं पता और बोल दिया, तो उसको सिद्ध करने के लिए हमें और 10 बातें भी ऐसी बोलनी पड़ती है, बराबर? पहली भूल जो वैज्ञानिकों ने की वो ये माना कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है और आकाश में बिना किसी आधार के वो रह रही है। तो अब उन्होंने ये कल्पना की कि वो आकाश में स्थिर नहीं खड़ी है, वो गोल गोल घूम रही है। ये दूसरी गलती हो गई, बराबर? सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी को अगर चारों ओर घुमाया तो सूर्य अपने पास उसको क्यों नहीं खींच लेता? तो उसके लिए उन्होंने ये कहना पड़ा कि भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्तर ध्रुव भी खींच रहा है, दक्षिण ध्रुव भी खींच रहा है, इसलिए वो सूर्य की तरफ नहीं जा रही। मतलब उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी चीज़ों को सिद्ध करने के लिए काल्पनिक वार्ताएं बनानी पड़ी है। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है जिसे सिद्ध किया जाए कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है। ना जमीन से वो उसको साबित कर सकते हैं और ना ही उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव कर दिया, उसके बाद दक्षिण ध्रुव भी उनको लाना पड़ा। उनको ये भी बताना पड़ा अभी खाली उत्तर ध्रुव नहीं है, दक्षिण ध्रुव भी है, क्योंकि वो दक्षिण की तरफ भी पृथ्वी वापस आ रही है। पृथ्वी और सारे ग्रह उत्तर की ओर भी जा रहे हैं और दक्षिण की ओर भी वापस आ रहे हैं। अच्छा, जब ग्रहण हो रहा है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ गया, ऐसा उनको बोलना पड़ रहा है।
क्यों? अब ग्रहण के वक्त सूर्य दिख नहीं रहा है, चंद्र दिख नहीं रहा है, इसलिए उनको ऐसा बताना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने एक और ये गलत बोल दिया कि सूर्य का प्रकाश लेके चंद्र दिखाई दे रहा है। ये तो और भी बड़ी बात थी जो गलत बोल दी उन्होंने। वो कैसे? क्योंकि उसमें हुआ ये कि जो उन्होंने बताया कि सूर्य का प्रकाश लेके चंद्र दिख रहा है, तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है आकाश में। जैसे जैसे अमावस हो रही है, चंद्र सूर्य के पास जा रहा है, चंद्र दिखना धीरे धीरे कम होता है, बराबर? अगर वो सूर्य का प्रकाश से ही वो प्रकाशित होता तो अमावस और उस तरफ तो वो ज्यादा प्रकाशवान होना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। होना चाहिए ना, वध पक्ष में तो और से सूर्य के नजदीक जा रहा है चंद्र। जब वो और सूर्य के नजदीक जा रहा है तो सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर ज्यादा गिरेगा तो चंद्र पूरा दिखाई देगा, बराबर? हाँ, तो ये और एक झूठ, मतलब उनको एक बात को छुपाने के लिए 10 बातें आगे 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 उनको भी झूठ बोलना पड़ा। तो ये बात है कि अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे सोचोगे कि भाई नहीं ये बात ये नहीं, ऐसी नहीं ऐसी है, ऐसी नहीं ऐसी है, तो उसको तो आपको छुपाने के लिए बार बार और भी 10 चीज़ें गलत बतानी पड़ेगी। तो ना उनका गुरुत्वाकर्षण बल सिद्ध हुआ, ना सूर्य चंद्र का प्रकाश, सूर्य अपना प्रकाश चंद्र को दे रहा है, ना ये बात भी सिद्ध हुई। तो इस तरह से अगर हम देखने जाएंगे ना, तो साइंस की आपको कोई भी बातें सच और सिद्ध होती हुई दिखाई नहीं देगी, बराबर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा बीच में ही। अब एक और नई बात है जो साइंस हमारे जो ये पृथ्वी हवा में है उसका सबूत दे रहा है कि वो हवा में नहीं है। उसका क्या सबूत है? कि पक्षियों की उड़ान, अगर ऋतु के अनुसार विहार करने वाले अगर आप पक्षियों को देखते हो तो पक्षी पहले क्षितिज में प्रकट होते हैं, फिर वे मध्य आकाश में आते हैं और फिर पीछे की क्षितिज में अदृश्य हो जाते हैं। पक्षी अगर ऐसे आएंगे तो पहले वो क्षितिज में से बाहर आते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ढाल है। देखिए अब आप ध्यान से देखिए, मेरा हाथ दिख रहा है सबको? हाँ, अगर पक्षी आ रहा है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो जब तक वो यहाँ क्षितिज तक नहीं पहुंचेंगे उड़ते उड़ते आपको दिखाई देगा क्या? नीचे तो दिखाई देगा। जैसे ही वो और नीचे होगा, जब वो क्षितिज में आएंगे तो दिखाई देंगे। फिर उड़ते माथे पे आए तो बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। और फिर पीछे चले गए तो पीछे जब जहां क्षितिज आएगी ऊपर भी चढ़ेंगे तो भी हमारे दृष्टि के क्षितिज के ऊपर चले गए वो। यहां जैसे जैसे जाएंगे दिखेगा, लेकिन अगर कोई पर्वत या वो बीच में आ गया तो आप दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। बस ये हो रहा। अब सबमरीन को सोचो, जो मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, सबमरीन पानी में से दूर से आ रही है, तो पहले वो छोटी दिख रही है ना, इतनी ही दिख रही है ना। आप वो सबमरीन को दूरबीन से देखोगे तो उतनी दूर, अच्छा यहां से दिखाई दी दूरबीन से भी, तो पहले क्यों नहीं दिखाई दी? ये क्वेश्चन होगा। दूरबीन से भी आप देखने जाओगे ना, तो जब तक वो ये क्षितिज में से ऊपर नहीं आएगी ना, तब तक तो आपको दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। दिखेगी? बताओ। नहीं। तो वो स्लोप है, इसीलिए क्षितिज के नीचे है ना। अब ये बताओ, चलो ये मान लो ये सब पानी है, तो पानी धीरे धीरे पानी नीचे ही उतर रहा है, तो यहाँ नीचे होगी तो आपको यहाँ क्षितिज में लाइन में नहीं आई तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। फिर धीरे धीरे वो आगे यहाँ पहुंच गई, तो अब ये क्षितिज के ऊपर पहुंच गई, तो अब आप दिखेगा? तो दिखेगा। धीरे धीरे और नजदीक आ रही है और आप यहीं पे ही खड़े हो, आप ज्यादा तो ऊंचे हो नहीं, आप यहाँ तक ही खड़े हो, तो अब तो आपके पास आ गई, तो अब तो वो पूरी बाहर दिखेगी। यही चीज वापस निकलेगी, वापस जा रही है, वापस कहीं भी जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। इस तरफ तो पानी है नहीं, यहीं पे ही कहीं ना कहीं जाएगी, तो यहाँ से अब इस तरफ आएगी। इस तरफ भी अगर पानी में गई, यहाँ भी नीचे उतर गई, तो अब दिखेगी? बस सीधी बात। स्लोप है, इसलिए जैसे आप रोड से गाड़ी भी देख रहे हो, आप किसी हिल पे खड़े हो, गाड़ी का रास्ता कहां तक दिख रहा है आपको उतरता हुआ?
जब तक वो आपके लाइन में है क्षितिज तब तक। अब इसके नीचे उतर गई तो कहां से आपको गाड़ी दिख रही है? दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो अब तो क्लियर हो गया कि ये स्लोप है इसलिए नहीं दिख रही है। हाँ, ऐसे तो ये क्लियर हो गया कि ये स्लोप है इसलिए नहीं दिख रही। चलो आओ, तो इसीलिए क्षितिज में ये सारी चीज अदृश्य हो जाती है। ऐसे ही पक्षी का होता है। पक्षी भी यहाँ से उड़ते 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 आगे गए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ तक दिखे, लेकिन यहाँ से नीचे उतर गए तो दिखेंगे? आगे की क्षितिज तो उतर ही रही है। आगे के आकाश भी उतर रहा है, आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। आगे चलो, सतत आप 10 से 15 मिनट तक किसी भी एक पक्षी के समूह को देख सकते हो। 15 मिनट के बाद देख नहीं सकते। अब 10 मिनट में पृथ्वी का 11,000 मील घूमना है। अब ये भी ध्यान दो, आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक किसी भी विमान को भी जाते हुए देख सकते हो, किसी भी पक्षी को भी आते हुए देख सकते हो। अगर आप 10 से 15 मिनट तक अगर आप उसको देख सकते हो, तो अब ये बताओ कि 1 सेकंड में पृथ्वी 11,000 मील घूम रही है। तो 11,000 मील 10 मिनट में पृथ्वी को 11,000 मील घूमना चाहिए। आप कैसे उसको देख सकते हैं ये तो बता दो। आप किसी भी विमान को 15 मिनट तक देख पाओगे? देखना चाहिए आपको, दिखना चाहिए आकाश में? नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट में तो 11,000 मील आप आगे निकल गई पृथ्वी, तो विमान तो उधर ही रह गया, आप और पीछे घूम गए। यहां तक कि सैटेलाइट को भी ऊपर चलना पड़ता है। ऊपर जाके पृथ्वी के एरिया से बाहर निकल के सैटेलाइट को चलने की जरूरत है? ये बताओ। नहीं, आपकी पृथ्वी घूम रही है, बहुत है। अगर आप मानते हो पृथ्वी घूम रही है तो सैटेलाइट को क्यों घुमाना? ये सारी चीज बताती है कि पृथ्वी घूमती ही नहीं है। अगर पृथ्वी घूमती होती तो सैटेलाइट आपको ऊपर जाके छोड़ देना था, स्थिर खड़ा कर देना था बस। अगर पृथ्वी घूमती होती तो ग्रह भी घूम रहे हैं, आप जानते हैं, तो सैटेलाइट को क्यों घुमा रहे हैं ऊपर जाके? भंवरा धूल के कणों को फेंक देता है। भंवरा, जमीन पर भंवरा घूमता है और तब उस पर यदि रजकण भी अगर आप डाल दो तो वो उन धूल कणों को उड़ा देता है। इस प्रकार पृथ्वी पर के मनुष्य और पशु पक्षी भी दूर फेंक जाना चाहिए। जैसे रजकण कैसे फेंक देता है भंवरा, आप अगर किसी भंवरे के ऊपर धूल जाएगी तो वो उड़ा के फेंक देगा। उसकी गति कितनी है उड़ाने की? बहुत छोटी, बराबर। ये तो कितने में 2 सेकंड में उसने एक बार पंख हिला के वापस लाया। पृथ्वी तो आप 1 मिनट में 11,000 मील घुमा रहे हो। तो उसकी स्पीड इतनी है तो धूल, अगर मैं आप पे धूल फेंकूं तो आप पर पड़नी चाहिए। मैं किसी भंवरे पे धूल फेंकूं तो वहां तक जानी चाहिए, बताओ। अच्छा, मैं ये सोच के तो नहीं फेंक रही हूँ कोई भी चीज कि मैं पहले से आगे फेंकूं ताकि आप तक बाद में पहुंचे। आप घूमने वाले हो या पृथ्वी घूमने वाली है, मैं ऐसा सोचती हूँ? चीज फेंकने से पहले ना, अगर आप कोई निशाना ताकोगे तो ये सोच के ताकोगे कि ये अभी थोड़ी देर में घूम जाएगा ना। पृथ्वी पर एक और बात है, पृथ्वी पर हम चिपक नहीं जाते हैं। वैज्ञानिक की ये दलील है कि पृथ्वी प्रचंड वेग से घूमती है, फिर भी हम आकाश में फेंक नहीं जाते, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें जकड़ के रख रहा है। अब वैज्ञानिक उसका उन्होंने क्या बात बताई? देखिए, कोई भी बात आप रजू करोगे तो उसके सामने अगर उसका तोड़ डालोगे ना तो एक झूठ होगी तो आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। उन्होंने ये एक झूठ बोल दिया, पृथ्वी इतनी स्पीड से घूम रही है क्योंकि सूर्य 24 घंटे के बाद वापस दिख रहा है, इसलिए उन्होंने ये झूठ बोल दिया। अब ये झूठ के सामने एक और बात आई कि अगर इतनी स्पीड से जा रहे हैं, घूम रहा है, तो हम लोग बाहर फेंक क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कह दिया गुरुत्वाकर्षण पकड़ रहा है। अब इससे एक और बात आई कि गुरुत्वाकर्षण अगर हमको ऐसे पकड़ के रख रहा है तो हम एक पैर से दूसरा पैर उठा कैसे पाते? बराबर। और पक्षी हवा में कैसे उड़ सकते हैं? वो जमीन से चिपक क्यों नहीं जाते? हमारे पैर भी जमीन पे ही रहने चाहिए, क्योंकि लो चुंबक और जो लो तत्व हो वो भी इस चीज को अपने आप छूटने नहीं दे रहा है। तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर हमें भी पैर को जोर से खींचना पड़ेगा, बराबर।
बराबर। तो ही हम चल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब गिर रहे हो तो आप तो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, तो भी आप नहीं रुक सकते। आप सोच लो, अगर कोई पहाड़ी से में अगर कोई व्यक्ति गिरेगा या दादर से गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने आप रुकना चाहिए ना। आप रुकना चाहते हो तब भी नहीं रुक पाते हो, बराबर। बराबर। तो वो तो आपको एक के बाद एक नीचे गोल 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 गुलाटी लगा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल आया कहां पे फिर? पृथ्वी का केंद्र त्यागी बल की अपेक्षा से गुरुत्वाकर्षण बल अधिक शक्तिशाली है, तो पृथ्वी के साथ पूरी तरह से हम चिपक के रहते। हमको जबरदस्ती अपने पैर को उठाने की जरूरत पड़ती। हम मुक्त रूप से इधर उधर घूम नहीं सकते, या हम फिक नहीं जाते, या हम गिर जाए तो भी हम तुरंत संभल जाते। तो ये सारी चीज बता रही है कि पृथ्वी ना घूम रही है, ना पृथ्वी गोल है। अब जब आप ट्रेन में भी या गाड़ी में भी 100 मील की स्पीड से भाग रहे हो, 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर प्रति मील प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप भाग रहे हो, तब भी आपको अनुभव हो रहा है, तो 1100 मील आप समझ सकते हो। 1100 मील की स्पीड से अगर आप घूमोगे तो आपको फील नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर प्रतिदिन भूकंप नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रतिदिन भूकंप नहीं आते हैं। अगर एक खाली गोले को आधा पत्थरों से अगर भर दिया जाए और शेष आधे भाग में गीली मिट्टी को भर दिया जाए, अब जो भाग खाली रहेगा और आधे भाग में पानी भर दे और शेष आधे भाग को खाली रहने दे, जैसे पृथ्वी है वैसे एक गोले को ऐसा बनाए। अब इस गोले के बराबर बीच में से एक आप डंडी भी लगा दो। आप गोले को ऐसे बना के यहाँ पत्थर, यहाँ जमीन, यहाँ पत्थर, जहाँ पत्थर है वहाँ जमीन है, वहाँ पत्थर, जहाँ मकान है वहाँ पे कोई चीज, और या जहाँ पानी है वहाँ पे पानी, और उसको गोले को एक ऐसी कील के ऊपर आप लगा दो। ठीक है। अब उसको गोल गोल घुमाओ, तो इस गोले में जो मिट्टी, कंकड़, पानी के टकराने की आवाज आएगी कि नहीं आएगी? और आप 1100 मील की स्पीड से उसको घुमाओगे तो जबरदस्त आवाज आएगी, धड़ाधड़ भूकंप की तरह आवाज आएगी। लेकिन ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही। ऊपर से ग्रह जो घूम रहे ना, उसका घूम ओम, आप पता है ना, ये बोलते हैं सूर्य का जो घूमने की आवाज नासा ने रिकॉर्ड की है वो ओम के शब्द में, मालूम है ना ये? हाँ, तो उसके घूमने की आवाज आ रही है। अगर पृथ्वी घूमती है तो इतने पत्थर, कंकर, पर्वत, पानी घूम के गोल गोल घूम के पत्थर तो छूटे हैं, तो उसको तो टकराना या गिरना या अपने आप ऊपर नीचे होना हो रहा है? कुछ भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। तो छिद्रों में से भी थोड़े थोड़े में भी पानी, मिट्टी, कंकर आदि सब एकदम फिक के बाहर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आज के वैज्ञानिकों ने भी के अनुसार हमारी पृथ्वी इस गोले जैसी है, प्रति मिनट 1100 मील की तेज गति से वो गोल घूम रही है, तब भी कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। मतलब ये है कि पृथ्वी बिल्कुल इस प्रकार से घूम नहीं रही। चलो आगे, बहुत सारा इसमें हो चुका है, फिर भी अभी कुछ है उसको हम पढ़ लेंगे। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, अपनी धुरी पे भी घूम रही है, और चंद्र भी उसके आसपास घूम रहा है। पृथ्वी यदि सूर्य के आसपास नहीं घूमती हो और अब तब भी अपनी धुरी पे घूमने के कारण अंतरिक्ष में से हम लोग फिक जाएंगे। अंतरिक्ष में सूर्य भी स्थिर नहीं रह सकता। न्यूटन के गति के नियम अनुसार जो भी किसी तारों के चक्कर लगाना जो भी हो उसको लगाना जरूरी है। ये न्यूटन का नियम है कि आकाश में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। तो आप सबको घुमा रहे हो, सूर्य को नहीं घुमाओगे तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सूर्य जिस तारे के चारों ओर घूम रहा है उस तारे को भी घूमना चाहिए ना, फिर तो उसको भी घूमना चाहिए। तो एक तारा दूसरे बड़े के पीछे चक्कर लगाना चाहिए। हमारे हिसाब से तो लगा ही रहा है। सूर्य तारे के पीछे पीछे नहीं घूम रहा है। हमारे हिसाब से सूर्य तारों के आसपास नहीं घूम रहा है। हमारे हिसाब से सूर्य मेरू पर्वत के आसपास घूम रहा है। मेरू पर्वत आकाश में नहीं है, वो जमीन पे है, बराबर। और सूर्य मेरू पर्वत को पकड़ के घूम रहा है।
अगर वो मेरू पर्वत को पकड़ के और अपने यहाँ रोड बना हुआ है, सूर्य के घूमने का एक रोड बना हुआ है जो ज्योतिष चक्र के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष चक्र है वो एक पूरा इतना बंच है जो पूरा पिंजरे जैसा बंद है और ग्रह नक्षत्र सारे उसके अंदर, और वो ऐसे गोल 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 घूम रहा है। वो खुद भी घूम रहा है और सूर्य चंद्र ग्रह भी अपने अपने रोड पे अपनी अपना रथ लेके, रथ मतलब गाड़ी को घुमा रहे। हर एक का अपना रथ है तो हर एक की अपनी गाड़ी हुई कि नहीं हुई? बस, तो वो सारा ज्योतिष चक्र में घूम रहा है, तो वो तो घूम ही सकता है, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और पूरा ज्योतिष चक्र मेरू के आसपास होने के कारण मेरू को मध्य में रख के सबको घुमा रहा है। इस हिसाब से तो कोई भी चीज आपको गलत नहीं लगेगी आगम के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो। ठीक है, तो सारी आकाश की चीज घूम रही है। देखो, सूर्य घूम रहा है, तारे घूम रहे हैं, ग्रह नक्षत्र सब घूम रहे हैं। स्थिर क्या है? जमीन। स्थिर क्या है? मेरू पर्वत, क्योंकि वो भी जमीन। स्थिर क्या है? पृथ्वी, क्योंकि वो भी जमीन। स्थिर क्या है? जम्बू द्वीप, क्योंकि वो भी जमीन है और इसलिए स्थिर। बहुत क्लियर है ना बात? हाँ। सूर्य और बुध के बीच में कोई ग्रह नहीं। सूर्य एवं बुध की गति का आकलन करके आज के वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर यह अनुमान लगाया। उन्होंने सब चीज अनुमान ही लगाई। बुध और सूर्य के बीच में वल्कन नामक ग्रह होना चाहिए। दूरबीन से देखे जाने पर एक भी नए ग्रह का प्रमाण वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। चलो, तो इस हिसाब से ये भी मान्यता गलत हो गई। पृथ्वी के घूमने की मान्यता भी गलत हो गई। ध्रुव के तारे की प्रदक्षिणा ग्रह करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि आदि ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम देखते हैं कि सभी ग्रह नक्षत्र ध्रुव के तारे की प्रदक्षिणा। ध्रुव के तारे उन्होंने, क्योंकि बराबर सामने ध्रुव का तारा स्थिर है और आपको सूर्य चंद्र नक्षत्र सारे यहाँ से घूमते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ध्रुव स्थिर है। जैसे ये पहले बात हुई ना, आकाश में है वो स्थिर है। वो किसको लेके घूम रहे हैं? जमीन पे खड़े मेरू पर्वत को लेके घूम रहे हैं। बराबर इस प्रकार से जमीन के पर्वत पे मेरू पर्वत को लेके घूम रहे हैं। क्लियर हुआ? ध्रुव का तारा स्थिर क्यों है? क्योंकि वो ज्योतिष चक्र के बाहर है। अगर वो ज्योतिष चक्र के अंदर होता तो वो भी घूमता। ध्रुव का तारा मेरू पर्वत के पास है और ज्योतिष चक्र मेरू पर्वत से 50-48 हजार योजन दूर। क्लियर हुआ ये? 48 हजार योजन दूर है मेरू से, ज्योतिष चक्र के अंदर है बाकी सारे ग्रह नक्षत्र तारे। ध्रुव का तारा ज्योतिष चक्र के अंदर नहीं है, वो बिल्कुल निषद पर्वत और मेरू पर्वत के बीच में है, जो बाहर से तो कम से कम 35 हजार योजन अंदर हो गया। इसीलिए ध्रुव का तारा नहीं घूम रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ध्रुव का तारा ज्योतिष चक्र में है ही नहीं। तो जो जो चीज ज्योतिष चक्र में है वही घूम रही है। पृथ्वी ज्योतिष चक्र के अंदर नहीं है तो पृथ्वी भी नहीं घूम रही, और ध्रुव का तारा और बाकी और भी अन्य जो स्थिर तारे हैं वो ज्योतिष चक्र में नहीं है, इसलिए वो भी नहीं घूम रहे। गुरु ग्रह पृथ्वी जैसा नहीं। अब ये ग्रहों की बात आई। गैलीलियो ने दूरबीन के द्वारा गुरु ग्रह का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया, तब उन्होंने पाया कि गुरु ग्रह के आसपास कुछ उपग्रह है। गुरु के पास है 5, कभी किसी को 5 दिखते, कभी किसी को 11 भी दिखते हैं, तो जो गुरु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस निरीक्षण के आधार पर उनका निष्कर्ष था कि गुरु ग्रह सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणा लगाता है। उनके इस मंतव्य का कोई सबूत नहीं था। अब उन्होंने क्या कह दिया कि गुरु ग्रह भी अपने आसपास उसके 11 चंद्र को लेकर घूम रहा है, तो जो भी उसके आसपास घूम रहे हैं वो उसके चंद्र हो गए। इसी तरह से सूर्य के भी आसपास ये पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि सूर्य के आसपास हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य के आसपास अगर कुछ घूम भी रहा होगा तो सूर्य के प्रकाश में आप देख नहीं पाओगे, और चंद्र के आसपास आप देख सकते हो, तो चंद्र के आसपास तो आपको कोई ग्रह नहीं दिख रहा है, कोई भी ग्रह घूमता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यही बात है कि अगर हमको चंद्र के आसपास कुछ नहीं घूमता हुआ दिख रहा है तो सूर्य के आसपास भी कहां से कुछ घूमेगा? बोलो, घूमेगा? नहीं। चंद्र के आसपास तो आपको दिखाई देगा, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो सूर्य के आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए आप कुछ भी बोल दोगे। बराबर? तो ना सूर्य के आसपास कुछ घूम रहा है, ना चंद्र के आसपास कुछ घूम रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि सूर्य अपने मंडल पे अकेला घूमता है। सूर्य के अपने 184 मांडले हैं, और वो मांडले पे 2 सूर्य के अलावा कोई और नहीं घूम रहा है। बराबर? चंद्र के अपने 15 मांडले, तो चंद्र के अपने 15 मांडले पे 2 चंद्र के अलावा और कोई नहीं घूम रहा है।
नक्षत्र के अपने 8 मंडल है, वही 8 मंडल पे 2 नक्षत्र पट, 28-28 नक्षत्र के 2 नक्षत्र पट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें कोई भी एक चीज के आसपास, ना नक्षत्र के आसपास कुछ घूम रहा है, ना सूर्य के आसपास कुछ घूम रहा है, ना चंद्र के आसपास कुछ भी घूम रहा है, ग्रहों के भी अपने आसपास कुछ नहीं घूम रहा है। एक और बात अभी ध्यान दो, यहाँ लिखा है गुरु के आसपास उनको 11 और उपग्रह दिखाई दिए। तो गुरु के आसपास 11 उपग्रह क्या, टोटल 88 ग्रह है आकाश में। 88 ग्रह है, 7 मूल ग्रह है, तो 7 मूल ग्रह के भी 11-11 ग्रह देखोगे तो उसके आसपास तो 77 तो वही हो गए, हो गए। और 88 ग्रह ढूंढने हैं हमको तो वो जो जो ग्रह घूम रहे हैं वो बाकी के 88 में से हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते। हर एक गुरु के आसपास जो 11 चंद्र दिखो, शनि के आसपास 5 चंद्र दिखाई दे, जो भी दिखाई दे, वो सारे हमारे 88 ग्रहों के बाकी ग्रहों में से ही होंगे। सीधी बात, बराबर बराबर। आओ, इसी प्रकार से पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वो भी मैंने अभी आपको बता दिया कि चंद्र पृथ्वी के, अब पृथ्वी की चंद्र प्रदक्षिणा कर रहा है तो चंद्र का भी तो प्रदक्षिणा करने वाला कोई होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह बिना किसी को सेंटर में लिए हुए घूम नहीं सकता है। मनुष्य को फिर बांध कर रखना पड़ेगा। अगर पृथ्वी गेंद जैसी गोल है और ऊपर के भाग में रहने वाला मनुष्य प्राणी स्थिर खड़ा कैसे रह पाएगा? ऊपर के भाग में वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो पहली तो बात ही है कि हमको तो अपने आप को बांध के रखना पड़ेगा जमीन से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम मानेंगे कि पृथ्वी ऐसी ही है। हाँ, आप ऊपर पानी को नहीं रोक के रख सकते। जितनी भी नदियां उत्तर दक्षिण उत्तर भरत ध्रुव में है, उत्तर भरत क्षेत्र में है, गंगा सिंधु महाहिमवान से, मान लो कि यहाँ महाहिमवान है तो गंगा सिंधु पद्मध्र से निकल के भरत क्षेत्र में आएगी तो भरत क्षेत्र में नहीं रुक रही है, वो सीधे लवण में जा रही है। बराबर बराबर। तो स्लोप है इसीलिए जा रही है, स्लोप है चारों तरफ इसीलिए वो लवण में जा रही है। क्लियर है ना अभी बात? हाँ हाँ हाँ, आगे। दक्षिण गोलार्ध में लोग गिरते नहीं है, इसके लिए रबर के गोले पे आप चारों ओर चुभोई गई सुइयों का उदाहरण दिया जाता है। फर्क इतना ही है कि सुइयों को रबर में चुभो दिया गया है, इसलिए वे स्थिर रहता है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा ये लोग क्यों नहीं गिरते, तो कि सुई कैसे, आप किसी रबर के बॉल में सुई लगा दो और ऊपर से कोई चीज को गिराओ तो कैसे गिरेगी, क्योंकि रास्ता ही सुई वाला आ गया, उबड़ खाबड़ आ गया। तो आप अगर किसी बॉल में सुइयों को लगाओगे तो रास्ता सीधा नहीं होने वाला। रास्ता सीधा होगा क्या? रास्ता तो सीधा नहीं होगा ना, वो तो 2 सुई के बीच में से भी निकल जाएगा ना। अगर किसी चीज को निकलनी है तो, पानी जैसी चीज को निकलनी है तो। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राणी चिपक गए हैं तो हिलना डुलना भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण के होने की बात और पृथ्वी के घूमने की बात, दोनों बात गलत साबित हो गई। वजन में फर्क होना चाहिए। अब आओ ये चीज पे कि वजन में फर्क होना चाहिए। वैज्ञानिक ने अगर पृथ्वी को गेंद जैसी बताई तो उनके अभिप्राय के हिसाब से भूमध्य रेखा के आगे से कुछ पृथ्वी फूल गई है, बीच में से ऐसा गोला है, देखो दोनों तरफ से फूला हुआ दिखेगा आपको। अगर आप इसको गोला मानोगे ना तो बीच में से तो ये दोनों तरफ से फूला हुआ दिखेगा। और ध्रुव पे चपटी हो गया, ऐसा चप्पट, मेरी उंगली दिख रही है ना? हाँ। ध्रुव ऐसा चप्पट बता दिया उन्होंने। अब ध्रुव को चप्पट बताया है तो आगे आगे कैसे जाएंगे? उसकी तुलना में भूमध्य रेखा पर उसका वजन कम होना चाहिए।
किसी मनुष्य का उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर जो वजन है, ऊपर के भाग में जो वजन है, उसकी तुलना में ये मध्य भाग में वजन कम होना चाहिए। अगर वजन यहाँ कम हो तो ही, नहीं तो गिर जाएगा ना। हाँ, पर ऐसा कुछ है क्या? यहाँ रहने वाले मनुष्य का वजन ज्यादा, यहाँ रहने वाले का कम, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को वैज्ञानिक आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। अब सिद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ ज्यादा वजन वाले लोग होंगे, यहाँ कम वजन वाले, यहाँ तो बिल्कुल कम वजन वाला, क्योंकि यहाँ से कम वजन है तभी वो ऊपर चढ़ पाएगा, ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। ये कोई बात साबित नहीं हो रही। मनुष्य, किसी भी मनुष्य का वजन एक समान होगा, फिर वो यहाँ हो, फिर वो यहाँ हो, या फिर वो ये दक्षिण ध्रुव में हो। ठीक है, आओ। गोले का मध्य भाग नहीं होता। कोई भी आप गोला लो ना तो उसका मध्य भाग होता ही नहीं। पृथ्वी गोल है इसलिए ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा कुछ नहीं है। यदि ये कथन सत्य है तो फिर उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव भूमध्य रेखा भी कैसे होगी? उनका कहना ये कि पृथ्वी ऐसी गोल है, गोला जैसी, तो उसमें दायां बायां आगे पीछे कुछ नहीं मानना है, सीधे उसको ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा गोला ही मानना है। चलो, तो ये सारे भूमध्य रेखा का कहा जा सकता है। यदि पृथ्वी का गोला सब ओर से समान है तो भूमध्य रेखा बताया ही क्यों? अगर दायां बायां या फिर आपको दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ध्रुव प्रदेश क्यों चप्पट है? बाकी सारा बराबर गोला है, ध्रुव प्रदेश क्यों चप्पट है? ये भी तो जानना है, क्योंकि ध्रुव प्रदेश ऊपर से ऐसे गोलाई में है और खाली 10,000 किलोमीटर। ये तो हमारे अक्षांश से ही साबित हो गया कि वो खड़ी लाइन ऐसी अक्षांश, जो आप रेखांश, खड़ी लाइन रेखांश है और आड़ी लाइन अक्षांश है, तो जो भी आपको 0 डिग्री रेखांश से जो ऊपर से नीचे ऐसे उतर रहा है, जो रेखांश वाला भाग है वो ऊपर से सिकुड़ा हुआ, बीच में से इतना चौड़ा, नीचे से वापस सिकुड़ा हुआ, ये कैसे पॉसिबल? ये तो हमने पहले ही देख लिया था ना। ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर सिर्फ 10,000 किलोमीटर हो जाएगा, ऊपर 10,000 किलोमीटर और बराबर बीच में तो 1,00,000 किलोमीटर हो जाएगा। तो पृथ्वी ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। तो ये गेंद जैसी गोल तो अपने आप ही साबित नहीं हो रही। अब आया है कि पृथ्वी पर अनजान प्रदेश है। आज के भूगोल शास्त्री पृथ्वी का जो आकार प्रस्तुत कर रहे हैं उसके अनुसार आज की तारीख में पृथ्वी पर एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो हमारी जानकारी में ना हो। ठीक है, तो जहाँ हम नहीं पहुँच पाए। आज भी अटलांटिक महासागर के बरमूडा ट्रायंगल नाम का जो विस्तार है, वहाँ बड़े बड़े भीम का विमान और स्टीमर्स गुम हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं लग पाता है। इन स्टीमरों का या विमानों का कबाड़ा या मनुष्य के शव भी आदि बाद में मिले नहीं है। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल और इस तरफ ड्रैगन ट्रायंगल दोनों आएगा। यहाँ बरमूडा ट्रायंगल, यहाँ आपको अमेरिका की तरफ, मतलब कि पश्चिम दिशा में आएगा बरमूडा ट्रायंगल, और पूर्व में जापान की तरफ से वहाँ आएगा ड्रैगन ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल हमारे दो वैताढ्य की गुफा जो है, खंड प्रपात गुफा और कृतमल गुफा, बराबर ये दोनों में नीचे बहती हुई निमग्ना नदी है। मैंने पहले बोला था, बराबर याद है सबको? बराबर बराबर। आओ, आपको यहाँ पिक्चर में देखो दिखाई दे रहे हैं। देखो, आओ पिक्चर में बहुत, मैं जो बोल रही हूँ ना, ये दोनों चीज दिख रही है। आओ, दिख रहा है ना? हेलो, देखो ये बरमूडा ट्रायंगल, कर्सर भी दिख रहा है। ट्रायंगल की बात करेंगे हम। यहाँ आपको देखो, ये बराबर ट्रायंगल बताया गया है। एग्जिट ये कहाँ है? इस तरफ मियामी बीच, मियामी है, इस तरफ ये ट्रायंगल के एक कोने में सन जुआन रिको सिटी है और ऊपर बरमूडा सिटी है। आपको ये जितना वो ट्रायंगल जितना भाग है, ये ट्रायंगल आपको ये मैप में बराबर यहाँ मिलेगा। देख लीजिए आप, एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो स्क्वायर बताया हुआ है, एक यहाँ मिलेगा और बराबर दूसरा यहाँ मिलेगा। देखो मैं घुमा रही हूँ, पिक्चर भी मैंने आपको पहले भी भेजे थे, मैं अभी बाद में भी भेज दूंगी। ये जापान के पास मिलेगा, उसका नाम है ड्रैगन ट्रायंगल। अब आपको समझना है कि ये दोनों ट्रायंगल बराबर वैताढ्य के मध्य भाग का एरिया यहाँ से ही निकलता है, जो हमारे आज की 38 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 38 डिग्री अक्षांश नॉर्थ
से लेके 42 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक। तो जो 38 से लेके 42 का जो 14 डिग्री का एरिया है, 14 डिग्री अक्षांश का, बराबर उसी के बीच में वैताडय पर्वत है। हाँ, ध्यान दीजिए, वैताडय पर्वत जो यहाँ से कोने से शुरू होगा तो 48 से होगा, 42 से होगा, धीरे धीरे बीच में यहाँ इंडिया के पास यहाँ बीच में आ जाएगा, वो 38 हो जाएगा, वापस ऊपर 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 जाएगा अलास्का के पास, तो वो वापस फिर से 42 हो जाएगा। तो ये 14 डिग्री ऊपर से नीचे वो गोलाई में अर्धचंद्राकार आकार में जा रहा है, और बराबर उसके ही अंदर के भाग में 2 जगह पे आपको खंड प्रपात गुफा और ये कृतमाल गुफा मिलेगी, जो वैताडय पर्वत के नीचे से हो रहा है। चक्रवर्ती जब भी उसको ये 6 खंड को साधने के लिए निकलते हैं तो वो एक गुफा से अंदर जाएंगे, बराबर वैताडय के उस तरफ पूरा सैन्य लेके, और इस तरफ के सारे प्रदेश को जीत के दूसरी गुफा से वो वापस बृहद क्षेत्र में वापस आएंगे। ये बराबर हमारे जो भी चक्रवर्ती हैं वही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो 12 चक्रवर्ती के काल में ही ये दरवाजा खुलता है और यहाँ से वो वापस आ जाते हैं। अब आपको यहाँ समझना है कि ये जो जगह है वहाँ उमग्ना और निमग्ना ऐसी 2 नदियाँ हैं। कौन सी नदी? उमग्ना और निमग्ना, जो 10 योजन की बताई गई। यहाँ पे एक ब्रिज रहता है, आप ये दरवाजा खुलेगा, फिर ये हम सारा पढ़ेंगे अगले क्लास में, लेकिन फिर भी अभी बताना जरूरी है, थोड़ा बता रही हूँ मैं। अगले साल में हम ये सब पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर में। ये उमग्ना निमग्ना नदी, यहाँ से जो गुफा का द्वार खुलेगा उसके ऊपर ये गुफा से निकलना है, और उस गुफा तक के यहाँ से निकलेगी द्वार, उस तरफ आप बाहर निकलोगे, बराबर उसके बीच में ऐसी 2 नदी ऐसी लंबी आएगी, ऐसी लंबी पूर्व से पश्चिम। तो एक नदी है उमग्ना नदी, दूसरी नदी है निमग्ना नदी, और ये दोनों के 10-10 योजन के पट है। कितने? 10-10 योजन के पट है। अब गुफा में बाकी गुफा ही है। अब निमग्ना नदी में क्या है, अगर कोई चीज गिर गई तो वो कभी भी बाहर वापस नहीं आती। निमग्न मतलब नीचे जमीन में दट जाती। और उमग्ना में क्या होता है, अगर कोई चीज आप तृण या घास या कोई भी चीज को भी, अगर कोई घोड़ा भी गिर जाए ना, सैनिक गिर जाए ना, तो वो नदी उसको बाहर फेंक देगी, इसलिए उसका नाम है उमग्ना। अब ये जो दोनों नदी का ये जो पैसेज है, ये जो रास्ता है, इसके ऊपर कोई ब्रिज नहीं होता है, नेचुरली कुछ नहीं होता है। अगर सामान्य इंसान तो ये खोलेगा ही नहीं, लेकिन हम ये सोचे कि अगर कोई खोल के अंदर जाएगा तो वो सीधे ये नदी में ही गिर जाएगा। जब चक्रवर्ती अंदर जाते हैं तब वो इसके ऊपर ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज बनाने के बाद उसके ऊपर से जाएंगे। अब वो ब्रिज बना इसीलिए पूरा सैन्य ऊपर से वहां तक निकल जाएगा। ब्रिज कैसे बनेगा, ध्यान दो, ये जमीन से वो जमीन तक ब्रिज बनेगा ना। कोई भी ब्रिज कैसे बनता है, एंड ये जमीन पे होगा, दूसरा एंड वो जमीन पे होगा, बराबर। हाँ, अब आप ये सोचो कि ब्रिज के कारण, वो जमीन से जमीन होने के कारण, ब्रिज ऊपर आ जाने के कारण ब्रिज से चलने वाले को निमग्ना खींचती नहीं है। लेकिन ध्यान देना, नॉर्मली तो यहाँ ब्रिज है नहीं है। तो जब ये एरिया से, ये ऊपर के एरिया से जब भी कोई प्लेन जाएगा तो ये निमग्ना का प्रवाह यहाँ से निकल के, ये 2 नदी है तो यहाँ इस तरफ तो जाना चाहिए ना, बहना चाहिए ना एरिया में। वैताडय पर्वत की गुफा को छोड़ दो, लेकिन गुफा से बाहर समुद्र में तो जाएगा ना, सिंधु नदी में तो वो जाएगा ना, पानी कहाँ जाएगा उसका। तो वो जो जाने का जो जंक्शन का एरिया है ना, वहां ऊपर से कोई भी प्लेन उड़ेगा ना तो उसको सीधा वो पानी में अंदर खींच लेगा। निमग्ना क्लियर हुआ? क्योंकि यहां कोई ब्रिज नहीं है। बहुत सारे प्लेन को सबको फील हुआ है कि जो वहां से जाते हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने डायरेक्शन को खो दिया है, हमको नहीं पता हम कहां जा रहे हैं। हमने पहले किया था क्लास में, आप लेक्चर सुनोगे तो मालूम पड़ जाएगा। बहुत सारे प्लेन और ये सब को यहाँ पे मिसगाइड हुए हैं, एक रडार से कनेक्शन उनका छूट जाता है, उसके बाद वो निमग्ना नदी के अंदर समा जाता है।
जो हम बोलेंगे निमग्न नदी, आज का साइंस उसको बोलेगा बरमूडा ट्रायंगल। क्लियर हुआ? हाँ ये ओपन है, ये पानी का स्तोत्र है, पानी के अंदर ऊपर से ओपन है इसलिए चला जाता है। चक्रवर्ती ब्रिज बनाते हैं इसलिए बच जाता है, पूरा सैन्य बच जाता है। समझ में आया ना? ऐसा ही एक ट्रायंगल यहां पे है जापान में, वो भी दरिया के अंदर ही, पानी के अंदर ही है ऐसा ट्रायंगल जापान में। हम तो वही बोलेंगे उमगना निमग्ना नदी, और यहाँ पे गंगा नदी का प्रवाह। क्लियर हुआ? यहाँ भी जो जंक्शन आएगा, जो वैतडे पर्वत और गंगा नदी के प्रवाह को जो जंक्शन बाहर निकलेगा, निमग्ना का पानी कहीं तो बाहर निकलेगा ना, फिर वो गंगा में जाएगा। तो निमग्ना का पानी जो छोटी सी जगह से बाहर निकल रहा है, जो एरिया है, वो पूरा एरिया ड्रैगन ट्रायंगल से ना जाना जाएगा, जो गंगा नदी से कनेक्टेड है। बराबर? अगर ये निमग्ना दोनों तरफ नहीं होती तो क्या आज दुनिया में भरत क्षेत्र के 6 खंड में 2 ट्रायंगल मिलते? नहीं मिल पाते। वो 2 निमग्ना नदी है तभी हमें भी 2 ही ट्रायंगल मिले हैं, तीसरा ट्रायंगल नहीं है। और बराबर उसी जगह मिले हैं जहां जापान है, उसी जगह मिले हैं जहां इस तरफ अमेरिका है। बराबर? और दोनों उत्तर में ही मिले, दक्षिण में कहीं भी नहीं है। मध्य वैताडय पर्वत के दक्षिण भाग में कुछ नहीं है, उत्तर के भाग में ही दोनों मिले हैं। तो जो भगवान बता गए हैं वही जगह पे आज भी मिलना, तो ये साबित होगा कि नहीं होगा कि यही 6 खंड वाला भरत क्षेत्र है? होगा। हम लोग बेकार में भटक रहे हैं कि ये भरत ही नहीं है, ऐसा बोलना हमारी सबसे बड़ी मिथ्यात्व की गलती है। मिथ्यात्व की बुद्धि से सोच रहे हैं, हमको जवाब नहीं मिल रहा है। भगवान की बातों को सच मान के सोचेंगे तो सब जवाब मिलेगा। दोनों ट्रायंगल की जगह मिल रही है, वैताडे के उसी जगह पे बराबर मध्य भाग में ही मिल रही है जहां वैताडे गुफा है, उसकी दोनों गुफा है, और वहीं से ये दोनों ट्रायंगल मिलना, तो उसको हम निमग्न क्यों नहीं मान रहे? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। अब एक बात और ध्यान दो, यहीं पे ही ये सारी चीज कहां जाती है नीचे उतर के? क्योंकि नीचे बराबर खाली 6 योजन में, अब नदी का पट है 10 योजन का, और जमीन के नीचे मतलब नदी ऊंडी कितनी, तो 6 योजन के नीचे ही सीधा अवकाश अंतर शुरू हो गया, भरत क्षेत्र खत्म हो गया। तो अवकाश अंतर मतलब ब्लैक होल, उसमें कोई चीज गई तो वापस बाहर आएंगे हम? कोई भी चीज ये दोनों ट्रायंगल में अंदर उतरी तो 6 योजन में तो वो निकल गई अवकाश अंतर में, ब्लैक होल में चली गई, तो आपको कोई चीज मिलेगी? बोलो। हाँ। आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो सारी चीज जमीन निगल लेगा कि नहीं? निकल लेगा। तो आज ये इसमें से हजारों बोट, हजारों स्टीमर, हजार और बहुत सारे एरोप्लेन यहां से गुम हो चुके हैं, पानी के अंदर उतर गए हैं, कुछ नहीं मिला, कोई काटमाड़ नहीं मिला इनको। समझ में आया? हाँ, कुछ नहीं मिला है। तो कुछ नहीं मिला, उसका कारण क्या? नहीं तो पानी में अगर कोई चीज डूब जाए तो हर चीज मिल जाती है। टाइटैनिक आज भी पड़ा हुआ है पानी में, द्वारिका नगरी के अवशेष आज भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये निमग्ना है, इसीलिए वो निगल जाके ये जगह पे खींच के नीचे 6 योजन के अंदर ही अवकाश अंतर में सारी चीज उतर जाएगी, निगल जाएगी, उसमें से तो कुछ नहीं बाहर आएगा। तो बराबर इसके 6 योजन नीचे अवकाश अंतर भी साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब बोलो कितना क्लियर हो गया? भगवान ने जो बताया वही भरत क्षेत्र हम देख रहे हैं। भगवान ने बराबर ये जगह नीचे 6.25 योजन में ही बोला है कि 6.25 योजन से ज्यादा वैताडे की ऊंडाई यहाँ पे है ही नहीं। अब 6.25 योजन से ऊंडाई ही नहीं है तो 6.25 योजन के नीचे तो जमीन ही नहीं है। बराबर बस। तो भरत क्षेत्र के 6.25 योजन नीचे जमीन है ही नहीं, सीधा अवकाश अंतर आ गया। इसीलिए कोई भी चीज आपको ये एक बात पे ध्यान दो, साइंस भी बोल रहा है कि ब्लैक होल है और सारी चीज अंदर उतर जाती है ब्लैक होल में। बराबर बस। फिर क्या चाहिए हमको?
भगवान ने अवकाश अंतर बता दिया कि ये अवकाश अंतर में आकाश, अब ध्यान दो, आकाश हर चीज को अपने अंदर समा के बैठा है, तो आकाश का ऑपोजिट अवकाश हुआ, आकाश का ऑपोजिट अवकाश हुआ। आकाश सबको समा कर रख रहा है, लेकिन अवकाश तो सबको निगल रहा है, निगल रहा है। अवकाश किसी को भी अपने अंदर समाएगा नहीं। आकाश आपको यहाँ रहने की जगह दे रहा है ना, हाँ तो आकाश से ऑपोजिट अवकाश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बस कितना इजी है, इतना इजी, इतना समझ में आ जाए ऐसा है। और तब हमको ये समझना है कि भगवान की वाणी, अगर आगम के पाठ से हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमको ये क्षेत्र भरत क्षेत्र ही दिखेगा। हमको नीचे 10-10 योजन की इमग्ना निमग्ना भी मिलेगी। देखो उमग्ना भी है, आपको पता है उसके आसपास वहीं पे समंदर है, बराबर? बराबर। तो 10 योजन नदी होगी या समंदर होगा? 10 योजन का प्रवाह आपको नदी के रूप में तो नहीं दिखेगा ना, नहीं। समंदर ही मिलेगा। तो आपको वहां पे रेड सी और अरेबियन सी, सारे अलग अलग सी के नाम मिल रहे कि नहीं मिल रहे? मिल रहे। तो ये सारी उमग्ना नदी है। जो प्रवाह बाहर समंदर पानी फेंक रहा है वो उमग्ना नदी है, और जो अंदर खींच के ड्रैगन ट्रायंगल के अंदर और ड्रैगन बरमुडा ट्रायंगल के अंदर समा रहा है वो निमग्ना नदी है। और अवकाश अंतर नीचे ही है, जो निमग्ना के नीचे मिलेगा, और किसी के 10 योजन का ही अवकाश अंतर मिलेगा। ये ध्यान दो, 10 योजन ही जगह है निमग्ना के नीचे जो जमीन नहीं है, क्योंकि पानी ही अंदर खींचा चला जा रहा है। पानी भी निमग्ना का कहाँ जाता होगा हम नहीं जानते। अगर वहां जमीन होती तो वो निमग्ना नहीं होती, बराबर? बराबर। बस तो 10 योजन जैसा यहाँ पे निमग्ना का ये ड्रैगन ट्रायंगल के नीचे का भाग, और 10 योजन का बरमुडा ट्रायंगल के नीचे का भाग, ये दोनों भाग सब चीज को नीचे निगल रहा है। यही दोनों ब्लैक होल है जो आज का साइंस बता रहा है। तो ब्लैक होल है तो हाँ, हमारे भरत क्षेत्र के नीचे 10-10 योजन का पूर्व पश्चिम दोनों विभाग में ब्लैक होल है, बराबर? बराबर। बराबर। आओ, ये बरमुडा ट्रायंगल की इमेजेस है, आपको इसको देखना है किस तरह से ये बरमुडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल दोनों एक ही अक्षांश रेखांश पे उनका रहना, और वहाँ कैसे पानी भीतर की तरफ सब कुछ खींच लेता है, वो आपको समझ में आएगा। आप ये इमेजेस देख सकते हो, प्लेन या फिर जहाज, समुद्री जहाज, ये सब चीज़ इसके अंदर खींच रहा है। आइए, ये बरमुडा ट्रायंगल का जो एरिया है तीनों सिटी के बीच में वो बताया गया है। और आज आपको अभी पूरा भरत क्षेत्र या आज का भारत देश, आज का 6 खंड क्लियर हो गया होगा, हो गया ना? एकदम क्लियर हो गया होगा जमीन को कि भाई यही चीज़ है। अब खंड प्रपात, गुफा में आगे कैसे जाना है, मतलब आपको ये सारी चीज़ बाद में डिटेल से मिलेगी, क्योंकि सारे चक्रवर्ती ये एरिया से सामने वाले प्रदेशों में गए हैं, जाके उन्होंने वहाँ कैसे जीता है। आज के जो उत्तर ध्रुव में जो ऋषभकुट पर्वत है वहाँ तक वो कैसे पहुँचे, ये सारी भी चीज़ें हम जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम बेसिक भूगोल को अगर हमारे दिमाग में आ गया ना कि यहाँ पे ही बरमुडा है, यहाँ से ही आप आगे जाओगे, निमग्ना के ऊपर ब्रिज बनाकर वो गए, यहाँ से ही वो आगे किस तरह गए, तो बहुत इजी हो जाएगा समझना, बराबर? बोलो, कोई क्वेश्चन है तो बोलो, आज बहुत मजा आ गया है। कोई क्वेश्चन? क्लियर है एकदम।
एकदम क्लियर, एकदम। अब आओ, एक और मुद्दा देखो, बहुत बड़ा मुद्दा अभी हम समझेंगे। आओ, पिक्चर दिख रहा है ना? देखो अभी मेरा ये बड़ा क्वेश्चन, अगर ये बरमूडा ट्रायंगल और ये एक ही लाइन में एक ही डिग्री पे आज भी है, बरमूडा ट्रायंगल जो डिग्री जो लैटिट्यूड पे वेस्ट में है वही लैटिट्यूड वही पे यहाँ पे ड्रैगन ट्रायंगल भी है, दोनों एक ही डिग्री पे, मतलब जो वेताड़े पर्वत के नीचे का जो एरिया है वो तो एक ही डिग्री पे होना चाहिए ना, हाँ सीध तो एक ही डिग्री में होना, तो ये दोनों आज भी एक ही डिग्री पे है दोनों ट्रायंगल। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ आपको एक डिग्री पे मिलेगा? अगर पृथ्वी को आपने ऐसा जाना तो नहीं, बोलो, बीच में से उपसा हुआ फिर यहाँ उतरा हुआ, ऐसा वेताड़े पर्वत हो सकता है? नहीं हो सकता। बस देखो, ये ज्यादा क्लियर हो रहा है, क्योंकि है तो इसके अंदर ही ना, हाँ है तो ये गोले के अंदर ही दोनों चीज। अगर यहाँ पूर्व में जापान के पास ड्रैगन ट्रायंगल है, तो यहाँ ही पश्चिम में उत्तर अमेरिका के पास है ड्रैगन ट्रायंगल, है ना? हाँ एक ही लाइन में है, यहाँ भी एक ही लाइन में है, तो ये कोने से ये कोना, अब दोनों के बीच में पूरा कितना फर्क, आधे से ज्यादा तो पृथ्वी आ गई, हाँ आधे से ज्यादा गोला कवर हो गया, उत्तर अमेरिका और जापान आधे से ज्यादा तो कवर हो गया। तो आपको ये दोनों के बीच में आधी पृथ्वी में कभी एक जैसी सरफेस मिली? अगर आप पृथ्वी को गोला मानोगे तो मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। तो अब ये दोनों ट्रायंगल और हमारे आगम की बात और वेताड़े पर्वत के नीचे की का 10 योजन का एरिया, उसे भी ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी ऐसे गोला जैसी है ही नहीं। अगर होती तो एक ही ड्रैगन ट्रायंगल और बरमुडा ट्रायंगल एक ही डिग्री और एक ही अक्षांश पे तो कभी नहीं मिलेंगे, है ना? हाँ, आओ अब इसमें अंदर क्या क्या गया है उसको भी हम जानेंगे। आओ देखो, देखो कितनी चीजें हैं यहाँ, आपको पिक्चर के साथ बताया गया है। आप ये पिक्चर को भी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। देखो ये नाम दिया है ये एरिया को, विक्टर हेबिस विजन्स। फिर यहाँ पे भी आप आओ, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में, और सारे बोट और ये जो अंदर गया है ना वो सब बताया, ये एरिया बताया। रडार में ये इस प्रकार से आता है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, हाँ एक देखो कुआं जैसा बनाया है, खड्डा जैसा, यहाँ से पानी अंदर, यहाँ से पानी अंदर, यहाँ से पानी अंदर, सब जगह से। तो ये बराबर 10 योजन का खड्डा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसका एरिया सरफेस 10 योजन का है। अब ये पानी कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा, ये इतना ही है, 10 योजन का ही है नाप। यहाँ से यहाँ 10 योजन लो, यहाँ से यहाँ 10 योजन लो, इतना ही है गोला। भंवर ऐसा ही होता है ना, चारों तरफ से एक जैसा भंवर होता है कि नहीं होता है? होता है। पानी में भंवर गोल होता है, बराबर एक जैसा होता है चारों तरफ से। तो इसको हमें चारों तरफ से 10 योजन मानना है, ऐसे ही गोल मानना है। और यही गोल का थोड़ा ही एरिया है जो नीचे जमीन से खुला है। इसके नीचे जमीन नहीं है, तभी पानी नीचे खींच रहा है सबको, और इसीलिए ये ब्लैक होल बन गया है ना? हाँ बराबर। तो ये दो नदी, निमग्ना नदी कैसी हो सकती है, इसकी कल्पना आपको करनी। आओ, ने जो भरत क्षेत्र बताया है वो कैसा हो सकता है वो आपको बहुत सारा क्लियर हो गया होगा। हाँ हाँ, अच्छा, अब मैं दूसरी चीज जो पढ़ रही हूँ उस पे, हाँ ભણવાની મજા આવે છે। હા, તો કેટલું ક્લિયર થાય છે ખબર છે? આપણે અત્યાર સુધી કેટલું ખોટું સમજીને બેઠા હતા, ખાલી એટલું તો વિચારો, એટલે મજા આવે છે શું? કારણ કે જે બુકમાં ખાલી હોય એ જ આપણે સાચું માનતા ત્યારે। હા, અને ભણવાની મજા કેમ આવે છે ખબર છે? આપણને આગમના જે વાક્યો છે ને, જે એના આગમની જે રૂચાઓ કહેવાય કે ગાથાઓ કહેવાય ને, એ ગાથાનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આજની છખડની પૃથ્વીમાં મળી રહ્યું છે, બરાબર એટલે મજા આવે છે, સમજ્યા? બરાબર। આપણને એટલે મજા આવે છે કે જવાબ મળી રહ્યો છે।
आओ चलो अब देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। अब साथ में ये भी देखेंगे आज क्या। भगवान ने तो कह दिया निमग्न नदी सब चीज खींच लेती है, उसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। आज भी बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा ही हो रहा है। तो क्या हो रहा है? आज के भूगोल शास्त्री पृथ्वी का जो आकार प्रस्तुत करते हैं उसके अनुसार आज की तारीख में पृथ्वी पर एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो हमारी जानकारी में ना हो और जहां हम नहीं पहुंचे हो। फिर भी आज अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल और जापान में ड्रैगन ट्रायंगल, एक उसका नाम भी है डेविस सी। वो सी का भी उसके वो दरिया का भी एक नाम है, उसका नाम है क्या है? डेविल सी। हाँ, वो मैं दूंगी आपको, लिखा हुआ शब्द के साथ ही दूंगी। जहाँ बड़े बड़े भीमकाय विमान और स्टीमर्स गुम हो जाते हैं और बाद में उनका कोई पता नहीं लग पाता। इन स्टीमरों का या विमानों का कबाड़ा और मनुष्य के शव तक नहीं मिलते। इतनी बड़ी बड़ी प्लेन, एरोप्लेन और इतने बड़े बड़े स्टीमरों का डूबना और उसकी एक भी चीज़ का नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। तभी उन लोगों ने ये बोला है कि यहाँ पे ऐसा ब्लैक होल है जो सारी चीज़ अंदर निगल लेता है और वो चीज़ बाहर नहीं आती। तो निमग्ना नदी का यही काम है, सब चीज़ों को अपने अंदर मग्न कर लेना, निम्न भाग में मग्न कर लेना। समझ में आ रहा है निमग्ना का मतलब? गल जाना। तो कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल इस प्रकार की अज्ञात पृथ्वी का प्रवेश द्वार है जहां आज तक 2 पैर वाला इंसान कभी नहीं पहुंच पाया। और पृथ्वी पर यदि ऐसा कोई एक भी प्रदेश हो जो पृथ्वी का वर्तमान नक्शा गलत सिद्ध हो जाता है तो ये मान्यता भी गलत सिद्ध हो जाएगी कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है। अब तो ये तो क्लियर हो गया है क्योंकि दोनों एक ही लैटिट्यूड पे है। अब एक ही लैटिट्यूड पर सीधी अगर कोई चीज़ है और दोनों जगह से ब्लैक होल नीचे जा रहा है तो उसको आप ऐसा टेढ़ा तो कर नहीं पाओगे, आप गोल तो बना नहीं पाओगे क्योंकि दोनों एक ही लैटिट्यूड पे है। तो आपका लैटिट्यूड भी तो गोल हो गया ना, ऐसा आपका लैटिट्यूड भी गोल हो गया, जमीन तो सीधी ही है। आओ, एंटार्क्टिक खंड। अब इसमें से मैं बाहर निकल रही हूँ, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। आपको बहुत क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ होगा तो बाद में भी आप पूछ लेना। अब ये टॉपिक से बरमूडा और ड्रैगन ट्रायंगल और निमग्ना नदी से अभी हम बाहर निकल रहे हैं। एंटार्कटिका खंड प्रमाण। पृथ्वी गेंद जैसी गोल नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत है दक्षिण महासागर के एंड में, पृथ्वी के बिल्कुल नीचे के भाग में, जहाँ मेरा कांडा है यहाँ नीचे के भाग में जो जमीन है, जो विभाग है वो भी हिमाच्छादित, क्योंकि उससे दूर है, सूर्य के मांडले के घूमने की जगह से ये दूर है। तो दूर होने के कारण यहाँ भी जो भी उतनी धूप नहीं जाती, तो जो भी बारिश गिरती है वो ठंड के कारण बर्फ हो जाती, इसलिए वहाँ हिमाच्छादित एंटार्क्टिका खंड है। विमान या स्टीमर में बैठकर आज तक वहाँ कोई भी प्राणी जा नहीं पाया। आपको ये ध्यान देना है कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव में आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, लेकिन पीछे के एरिया से कभी भी कोई प्राणी गया नहीं, कोई स्टीमर नहीं गई, कुछ नहीं गया। दक्षिण नीचे के ये ध्रुव में जाना है तो ये सारे देश से जा सकते हो, समझ में आ रहा है? लेकिन ऊपर से पीछे के भाग से या गोले के पीछे के भाग से, अब प्रदेश ही है ना, जमीन ही है ना, गोला पूरा का पूरा, तो जाना चाहिए। आप क्यों नहीं जा रहे हो? एक मिनट आओ, देखो यहाँ आपने पृथ्वी को ऐसा जान लिया है, तो ये है उत्तर ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव, एग्जैक्टली मिल गया आपको बराबर आज की पृथ्वी के जैसा ही। अब यहाँ अंदर के भाग में से ना आप अंदर के भाग में से यहाँ निकल सकते हो और ना ही आप उसको पीछे से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जैसा आ गए हैं वैसा ही पीछे होना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, लेकिन यहाँ से रिटर्न वापस दूसरे रास्ते से नहीं आ सकते। अगर पृथ्वी हवा में ऐसी होती तो मैं ये अक्षांश पकड़ के यहाँ से यहाँ आती तो मैं ये अक्षांश से पीछे से यहाँ भी जा सकती थी कि नहीं? लेकिन नहीं जा सकते हो आप, नहीं जा सकते। अच्छा, अब जो हमारी वो जो बात थी आपकी पृथ्वी में ये एरिया पे, अगर जापान में वो होगा ना, यहाँ पे ये बराबर मध्य का वैताड़ पर्वत बराबर। अब ये एरिया में अगर यहाँ पे वो ट्रायंगल होता ना ये एरिया में, और दूसरा आपका यहाँ होता ना ये 2 जगह, तो ये तो सीधा ऐसे ढोलाव भी तो होता ही नहीं दोनों ट्रायंगल के बीच में,
जमीन तो सीधी ही होती। ये ऐसे ढोलाव में तो वो ट्रायंगल एक यहाँ और नीचे से ब्लैक होल, तो बीच के भाग में उसकी चौड़ाई बढ़ जाती, तो नीचे सब 6 योजन कैसे हो पाता, ये बताओ। नहीं हो पाता। वैताडे की ऊंडाई 6 योजन नहीं हो पाती ना, मध्य भाग में ज्यादा हो जाती, कि कोने में 6 योजन रहती, यहाँ पे 6 योजन रहती और मध्य भाग में ज्यादा होती, ऐसा है नहीं। तो अगर आप ऐसा मानोगे ना, तो भगवान की जो बात है ना कि पूरा वैताडे पर्वत ये कोने से ये कोने में भरत क्षेत्र, अर्ध दक्षिण भरत क्षेत्र 6.25 योजन जमीन में वैताडे गड़ा हुआ है, तो ये बात ही गलत हो जाएगी। आगम के सारे गाथा पाठ हम गलत मान लेंगे। ठीक है, आओ अब ये एंटार्क्टिक की बात की है कि आप यहां से यहां जा सकते हो, लेकिन यहां से वापस यहां प्रवास नहीं कर सकते। यही मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये दोनों के बीच में आपने ये पूरा यहां से पूरा एरिया, ये जापान मानो और ये बराबर बीच में 5500 योजन जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे ये दोनों के बीच में यहाँ सिर्फ ये 5500 योजन में ही 2000, ये जापान है तो यहाँ से 2500 योजन अंदर, और ये अगर अलास्का है तो यहाँ से 3500 योजन अंदर 2 द्वीप है। बराबर, मैंने आपको पहले बोला था। मान लो ये 2 द्वीप है, जो जापान से कितना है 2500 और यहाँ से 3500। देखो आपको ये एरिया भी बराबर ऐसा दिखेगा, ये जापान से ये कम है और यहाँ से ये ज्यादा है, बराबर, ये द्वीप में। हाँ, और यहाँ से ये कम है, राइट। तो ये जापान से 2500 ये द्वीप, यहां से 3500 ये वाला द्वीप आप एक ही पकड़ो, यहां से 3500, यहां से सिर्फ 2500, ये वाला बड़ा लो छोटा लो कोई भी लो, यहां से 3500 हो गया, यहां से 2500 हो गया, बराबर दिख रहा है ना आपको। हाँ, तो आप अब यहाँ पे ध्यान दो, ये अगर जापान से 2500 कम है, यहाँ से 3500 ज्यादा है, तो भी आपको जापान से अगर कोई ये द्वीप पे जाना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, जापान से पहले पूरा घूम के अलास्का जाना पड़ेगा। अलास्का जाने के बाद वो 3500 पानी में जाएगा, तब वो ये द्वीप में पहुंचेगा। बोलो ये पॉसिबल है? नहीं। ये पॉसिबल है? नहीं। अगर पृथ्वी ऐसी चप्पट है तो ही पॉसिबल है ना। अगर मान लो कि पृथ्वी ऐसी है तो आपको यहाँ से वहां ही जाना पड़ेगा ना। फिर आप पीछे से तो जा ही नहीं पाओगे, पीछे तो है ही नहीं, जमीन कुछ नहीं है। अब ऐसी पृथ्वी हो तो उत्तर से दक्षिण भी आप ही सामने से ही जा पाओगे ना, नीचे से तो जा नहीं पाओगे। तो जो जगह हम आज भी नहीं जा सकते हैं वो इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि पृथ्वी जमीन पे ऐसी है। क्लियर हुआ? ये मुद्दा क्लियर हो गया ना। ऐसा एंटार्क्टिक होने के कारण ही देखो अभी आपको यहां स्लोप मिलेगा, बराबर स्लोप मिलेगा। देखो स्लोप मिल रहा है ना, हाँ। बस एंटार्क्टिक ऐसा है, स्लोप के साथ नीचे है। ऐसे ही आर्कटिक भी ऐसा ही है। आर्कटिक चारों तरफ से नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल इस आकार में होगा ऊपर। देखो यहाँ पे ये है नीचे का एंटार्क्टिक, ये पूरा एरिया, ये कोने से लेके ये कोने तक एंटार्क्टिक तो सबसे बड़ा हो गया एरिया। हुआ कि नहीं हुआ? चौड़ाई में। और यहाँ ये है आर्कटिक जो एंटार्क्टिक से छोटा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक है, वो सीधा है। लेकिन ये चंद्रमा में होता है ना, ऊपर की लाइन सीधी है लेकिन नीचे की लाइन पूरी ऐसी गोलाई में जाएगी तो ज्यादा चौड़ाई में जाएगी ना। आधा चंद्रमा हो तो आधा चंद्रमा में ऊपर की लाइन सीधी होती है लेकिन यहाँ की लाइन चौड़ाई में जाएगी। तो ये है आर्कटिक और एंटार्क्टिक। ऊपर का उत्तर ध्रुव आर्कटिक जो छोटा है और नीचे का दक्षिण ध्रुव एंटार्क्टिक जो बड़ा है।
सारे 6 खंड के अंदर सबसे बड़ा एरिया है तो ये है दक्षिण ध्रुव, ठीक है। और इन लोगों ने इतना छोटा बना के रख दिया, खाली ऊपर इतना छोटा, समझ सकते हो ना आप, खाली इतना छोटा। तो दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव दोनों उनके हिसाब से तो एक जितने हो गए, जो पॉसिबल ही नहीं है। जमीन के हिसाब से भी ये पॉसिबल नहीं है। चलो अब आगे जाएंगे। ये थोड़ा ईसाई धर्म और दूसरे धर्म ने पृथ्वी को कैसा माना है, मुद्दा अलग आ रहा है। मुझे लग रहा है हम अगले क्लास में करेंगे, हाँ चालશે। ठीक है। 8:15 हो चुके हैं, तो अभी हम अगले क्लास में ये मुद्दा करेंगे। तो आज हम यहीं पे लेक्चर बंद करेंगे, तो वापस बुधवार को मिलेंगे, हाँ ठीक है। चलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।